गाइस, सिने वाइब और धमाकेदार एपिसोड को लेके मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, एक ऐसी फिल्म को लेके आपके सामने है जो अपने आप में एक मोटिवेशन है। एक ऐसी फिल्म जो जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने का सबक देती है। और ये कौन सी फिल्म है, इसकी कास्ट क्या है और क्यों ये इतनी सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है, यानी कि इसमें सीखने का सामान बहुत है। ये हम आज की महफिल के अंदर इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम इस फिल्म के बारे में बात करें, सबसे पहले अपने साथी उमर जावेद का हाल पूछते हैं और वही बताएंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ हुसैन भाई। फिल्म पर आने से पहले मैं फिल्म से रिलेटेड ही एक बात करना चाहता हूँ, व्यूवर्स के साथ अपनी जाती खुशी एक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको अपनी जाती खुशी ही मानता हूँ। अब मैं व्यूवर्स से मुखातिब हूँ। व्यूवर्स, हुसैन जावेद भाई जिस तरह हम जानते हैं, अदब, ड्रामा, नावल, थिएटर, फिल्में, इन चीज़ों के बड़े गहरे तालिब इल्म हैं, बड़ी गहराई से मुताला करते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा एक फैसला किया। पाकिस्तान में थिएटर का सबसे बड़ा ग्रुप है अजोका, जिसको ग्रुप कहा जाता है, उसमें इन्होंने अपने सारे इस शौक को, अदब के, नावल, फिल्म नगारी, ड्रामा नगारी को एकेडमिक रंग देने का एक सफ़र शुरू किया चंद माह पहले। तो वो सफ़र इन्होंने कंप्लीट किया। आज ही इन्होंने मेरे से वो खुशखबरी शेयर की है। तो हुसैन भाई, क्या आप हो गए, आप सर्टिफाइड, यानी थिएटर के, क्या अजोका थिएटर ने आपको क्या जो है वो सर्टिफाइड किया है, किस चीज़ के आप आ, अब जो है वो। बहुत शुक्रिया उमर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बेसिकली जो का आपको पता है कि ये हमेशा से संजीदा मौज़ूआत को लेके जो है वो इस तरह सामने आता है। ये थिएटर ग्रुप बहुत काम करता रहा है, खासकर ज़िया के दौर में जब बिल्कुल एक जबर का माहौल था। तो ये इनकी बेसिकली एक एक्टिंग कोर्स था सर, और इसमें हमने आखिर में बकायदा एक्टिंग के जो भी रिमूव्स होते हैं उनको सीख के आपकी आवाज़ का ज़रूबम कैसा होना चाहिए, चलते चलते आपको बात कैसे करनी चाहिए, पास कहाँ लेना है, टून कैसी होनी चाहिए, आपका एम्फेसिस कितना सही होना चाहिए, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेके आखिर में एक प्ले स्टेज किया गया। और वो फिर हमने किया, और उसके बाद फिर हमें बकायदा एक सर्टिफाइड थिएटर एक्टर का दर्जा मिल गया, जिसके लिए मैं जोकर का शुक्रगुजार हूँ। जबरदस्त यार, सर्टिफाइड थिएटर एक्टर। और फिर जो हमारे इंडियन में व्यूअर्स हैं, अगर तो वो शौक रखते हैं तो उनको पता होगा, वरना वो जान सकते हैं। इंडिया में भी लोग जानते होंगे जोका थिएटर को। पाकिस्तान में बहुत बड़ा संजीदा काम है। और ये हुसैन भाई अब सर्टिफाइड थिएटर के हो चुके हैं, तो अब जरी बात है, सिने वाइब्स में भी अपनी इस सर्टिफाइड सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा हमें नजर आएगा। तो आज इन्होंने पहला मुजाहरा किया है, सरफिरे फिल्म का जिक्र किया है हुसैन भाई आपने। जो सच्ची बात है, मैं इसे यार फिल्म से ज्यादा एक इंस्पिरेशन कहूंगा। फिल्म तो अपनी जगह है, कहानी, एस्थेटिक्स है, लेकिन मेरे लिए इस फिल्म को देखते हुए जो सबसे बड़ी बात थी कि यार ये असली वाकया है। और फिर फिल्म ये देखने से पहले मैंने जी.आर. गोपीनाथ की जो इन्होंने किताब लिखी थी, सिंपली फ्लाई अ डक्कन ओडेसे, इस किताब को सरसरी सा देखा। चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, सारी बात है, इस तरह फ्लाइंग और पायलट वगैरह, लेकिन मैंने सरसरी देखा इसको। और फिर उसके बाद मैंने फिल्म देखा तो बहुत जबरदस्त यार, बहुत इंस्पायरिंग है। इतनी इंस्पायरिंग है कि मैं कहूंगा कि हमें आने वाली नस्लों को इस फिल्म को जरूर कहना चाहिए, देखें। अगर तो ये ना पता हो कि जी.आर. गोपीनाथ इसके पीछे वाकई ही उन्होंने आम बंदे के लिए इंडिया में एयर टिकट को, हवाई सर्विस को आम करना चाहा, हवाई एक पूरी एक एरोप्लेन एयर डक्कन बनाई। अगर तो ये असल वाकया ना होता तो फिल्म बराए फिल्म होती, जिस तरह होती हैं फिल्में होती। लेकिन चूंकि ये असल वाकया था और मैं मतवातर फिल्म में देखता रहा, मैंने कहा यार ये किताब से ज्यादा हट नहीं रहे, बहुत सी बातें ऐसी वाकई ही बता रहे हैं जो किताब के अंदर मौजूद है। तो इसने फिल्म बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दी कि यार ऐसा भी हो सकता है। खास तौर पर हुसैन भाई, अक्षय कुमार जिस तरीके से तीन करेक्टर्स के साथ टकराते हैं, तीन करेक्टर अक्षय कुमार इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये एयर डक्कन कंपनी बनाई है। सबसे पहले वो टकराते हैं अपने बाप के साथ, जो बाप होता है गांधीस्ट वे वाला, नॉन वायलेंट वे वाला, यानी हर बात पर नॉन वायलेंट वे, अदम तशद्दद, नॉन डायरेक्ट एक्शन। अक्षय सबसे पहले बाप को चैलेंज करता है, डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए हर चीज पर। दूसरा, वो चैलेंज करते हैं, चैलेंज नहीं हम कह सकते लेकिन डिफाई करते हैं एयरफोर्स के अपने अफसरान को, जिस तरीके से कि जो उन्होंने करना है सो करना है, जो डिसिप्लिन है वो है, लेकिन वो खाम खा की बात नहीं मानेंगे।
और फिर तीसरा, लेकिन सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी में जो डिफाई करते हैं, चैलेंज करते हैं, मुकाबला करते हैं, वो करेक्टर परेश राहुल ने अदा किया है। जिस तरीके से उसने मोनोपोली अपनी इंडिया की एयरलाइन से बनाई होती है, अक्षय कुमार जिस तरह उसको चैलेंज करते हैं, बहुत जबरदस्त हुसैन भाई। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। जी 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 जी, आप करें, आप सवाल करें फिर मैं। मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ यार कि ऐसी फिल्म हुसैन भाई बॉक्स ऑफिस बम का शिकार हो गई। बम, बॉक्स ऑफिस बम की टर्म जो व्यूअर्स नहीं जानते, उस फिल्म के लिए होती है जो हाईली अनसक्सेसफुल हो, बुरे तरीके से नाकाम हुई हो। हाँ जी, मतलब ये अलमिया है, लेकिन इसके पीछे भी एक दो ठोस वजूहात हैं। फिल्म कमाल की, जैसे आपने बता दी उसके बारे में, इसमें कोई ऐसी शक की बात ही नहीं है, और यंगस्टर्स को खासकर देखनी चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि बॉम्ब क्यों हो गई और बॉम्ब शेल क्यों साबित हो गई, इसको तो कमाई के नए रिकॉर्ड कायम करना चाहिए थे, हाउसफुल होना चाहिए था। इसलिए सर कि ये रीमेक था। असल जो फिल्म बनी इस इशू पे, वो पहले साउथ में बन चुकी है। जो आपने और हमने पिछले कुछ अरसे पहले एक व्लॉग किया था, गोटमैन फिल्म पे किया था सर, वो जो आई थिंक गोल्डमैन गोटमैन पर नाम था भी उसका। किया, पर भी किया जी था। जी, उसमें जो हीरो थे सूर्या, उन्होंने ये मेन रोल किया था जो अक्षय कुमार ने किया था, और उस फिल्म को बहुत सराहना मिली थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो और सूर्या ने इस फिल्म में भी कैमियो रोल किया, आप जानते हैं, वो एक गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने दी है इस फिल्म यस, के अंदर भी। लेकिन आई थिंक वो जो फिल्म आ गई ना, तो उसका शहर इतना बड़ा था कि शायद हिंदी वर्जन में वो ज्यादा कामयाब नहीं था, और स्टोरी काफी हद तक कास्ट भी वही थी जो उस फिल्म की थी, सिवाय चंद बुनियादी किरदारों के। एक फैक्टर तो सर ये है। दूसरा फैक्टर है सर, अब शायद आप इस पे मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हो, और अगर आपने इत्तेफाक करना, आपका पूरा हक है कि सर अक्षय कुमार बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। अब वो कैरियर के जिस मकाम पे ना, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल पता है क्या, उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया कि रियलिस्टिक स्टोरीज पे काम किया जाए। उनकी एयरलिफ्ट फिल्म थी, उनकी टॉयलेट फिल्म थी, ये सब आपके सामने है। लेकिन अब ऐसा ना करें कि आपका चुनाव ही सिर्फ ऐसी फिल्में हो जो सच्ची कहानियों पर आधारित होती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी पक जाती है, उनको दोबारा वो मसाले वाला अक्षय कुमार भी चाहिए होता है। तो आई थिंक वो ना थोड़ा सा अपना बैलेंस आउट कर गए। फिर सर अक्षय कुमार आराम नहीं करते, ये उनसे सवाल भी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यार अभी भी आप एक साल में चार चार फिल्में दे रहे हो, हालांकि आप स्टार बन गए हो यार, आप दो म्यारी फिल्में भी 2 साल की काम बन जाएगा। तो जब अक्षय कुमार आपको हर वक्त दस्तयाब हैं, उनकी फिल्में 4-5 आ ही रही हैं, तो लोग कहीं ना कहीं सर पक जाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी फिल्म इसलिए नाकामी से दो चार हुई, फिल्म का कसूर नहीं है, लोग शायद अक्षय कुमार को मुसलसल स्क्रीन पर देख के थक चुके। अच्छा, आपने बात ये की तो अक्षय कुमार की ये 150th यानी 150वीं फिल्म थी एज अ लीडिंग रोल, तो काम तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। लेकिन हुसैन भाई, इसका काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि अब उम्र के इस हिस्से में आकर अक्षय कुमार यार दोबारा से वो मसाला फिल्में तो ना दे सकते यार। अब वो उस तरह की मसाला फिल्में तो नहीं ना दे सकते कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, या इस तरह की चीज तो इस इस तरह की हरकतें करते तो वो अच्छे भी नहीं लगते। देखे ना, आज इस फिल्म में भी आपने भी देखा होगा किस तरीके से इन्होंने जस्टिफाइड किया है। फिल्म की डायरेक्टर सुधा कंगोरा जो थी, कंगोरा ने ही गालिबन तमिल फिल्म भी इन्होंने की है, डायरेक्ट की है। इन्होंने किस तरीके से जस्टिफाइड किया कि अक्षय कुमार उम्र के इस हिस्से में भी कुंवारे हैं। यानी कुंवारे, फिर उनकी शादी हो रही है तो पूरा इशू है, जो शादी करने वाली लड़की होती है पूछती है अभी तक कुंवारे हो, अभी तक जो है वो उसना कुंवारे हो। बहरहाल वो एक बात। दूसरी तो उम्र उम्र का तकाजा भी होता है, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं यार, तो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा डिफाई करूंगा, थोड़ा सा आपसे यानी इख्तिलाफ करूंगा करने। आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका ये राइट है। लेकिन सर सवाल वही है कि ना, हर एक्टर की एक इनफरादी, उसकी एक ना चीफ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अक्षय कुमार को लोग जानते हैं कि अगर इंडिया में किसी ने कॉमेडी फिल्म को कमीनगी से करना है, कमीनी हंसी के साथ करना है, एक बिल्कुल हर एक को धोखा देने वाले इंसान के, मतलब अब मैं उसके लिए क्या लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, अक्षय कुमार उसके लिए जाने जाते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी कॉमेडी, ये वो हेरा फेरी में दिखा चुके हैं, ये वो भूल भुलैया में दिखा चुके हैं, ये वो दे धनाधन में दिखा चुके हैं। वो जो करेक्टर है अक्षय कुमार का, लोग असल में उसको चाहते हैं कि हमें ये अक्षय कुमार चाहिए, एक बिल्कुल सीरियस अक्षय कुमार, या अक्षय कुमार एक्शन के बादशाह। हम सब जानते हैं कि मार्शल आर्ट बॉलीवुड में लेके आए हैं। अब वो सूर्यवंशी में पुलिस ऑफिसर बन के आए, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन एक ऐसा अक्षय कुमार जो मुकम्मल तौर पर सेंटिमेंटल होना,
ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट तो हो सकती है, हर फिल्म में कनेक्ट नहीं। अच्छा, आपका जो है वो ये कहना है। बहरहाल लेकिन इस पे जारी बात है, जो इंडिया में वैक्यूम वैक्यूम है, इतनी सच्ची स्टोरीज हैं, जैसे आपने खुद कहा, एक तो ये स्टोरी थी, फिर इन्होंने एक जो सरदार जी की सूरत में वो लोगों को नीचे माइनिंग से बचाया था, वो फिल्म भी, एयर लिफ्टिंग वाली फिल्म भी, ये भी एक वैक्यूम होता है जो फिल होना चाहिए। अच्छा, इसमें हुसैन भाई फिल्म में एक और जो मैं रियलिस्टिक चीज कहूंगा सरफरे फिल्म में, वो ये कि फिल्म देखते साफ महसूस होता है कि जो इनकी बीवी है, वाइफ है, जिन्होंने किरदार अदा किया है, वो अपने खावंद की अंधी अकीदत पर मबनी नहीं है। यानी वो इंडियन फिल्मों की हीरोइन की तरह, इंडियन फिल्मों की ताबेदार बीवियों की तरह कि बस मेरा जो खावंद करेगा वो ठीक ही करेगा। वो कहीं ना कहीं फिल्म में एक चैलेंज भी कर रही है अक्षय को कि अपने आप को साबित भी करो। तुम फारग बैठे हुए हो, तुमसे काम नहीं हो रहा, जहाज का जो तुम सपना देख रहे हो एयरलाइन कंपनी का, बीवी इनकी बेकरी चलाती है, बेकरी से सब कुछ, ये फिर अपनी बीवी से ही कर्ज लेते हैं और सारा ऐसा करते हैं, बीवी इनके लिए ट्यूशन भी तलाश करती है। तो मुझे ना ये एंगल ही बड़ा पसंद आया, ये रियलिस्टिक एंगल है कि हर हाल में ये नहीं कि हिंदुस्तानी बीवी या सब कॉन्टिनेंट की बीवी अपने खामन के पीछे ही खड़ी, वो कहीं ना कहीं चैलेंज भी करती है, भाई अपने आप को मनवाओ भी, अगर नहीं बनवा सकते तो ये ट्यूशन शुरू कर दो, मैं ट्यूशन का बंदोबस्त कर दी है, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, नहीं पढ़ाना तो फिर अपने आप को मनवाओ, मेरे से कर्ज लेना तो फिर वापस भी करो। तो इस फिल्म का काफी ज्यादा रियलिज्म मुझे पसंद आया। इसके साथ मजीद मैं सवाल ऐड कर दूं, काफी अरसे बाद परेश राहुल मुझे जो है वो नजर आए, काफी अरसे बाद नहीं, एक और उन्होंने फिल्म की थी लेकिन वो फिल्म किसी लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन इस फिल्म सरफरे में फिर एक दफा परेश राहुल का करेक्टर नजर आया, और परेश राहुल के अंदर का जो उनका विलन की अप्रोच और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की, वो भी बहुत जबरदस्त थी। सर परेश रावल जी की क्या बात है, आप उनको वो एज अ विलन ही स्टार्ट हुए थे इंडस्ट्री में, आप भी जानते हैं, फिर एज अ कॉमेडियन आए, फिर एज अ एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर के तौर पे वो हर फन मोल है, उसमें कोई शक नहीं है, आप उनको कोई भी रोल दे। और अक्षय कुमार के साथ वैसी उनकी जो एक केमिस्ट्री है वो बहुत लाजवाब रही है कई फिल्मों में, तो उनके बारे में तो कुछ कहना सूरज को चढ़ा के उतरा दे। लेकिन जो आपने एक्ट्रेस की बात की ना, ये राधिका मंदन, ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एनिमल में रणबीर कपूर के सामने एक्टिंग की थी, उसमें भी इनका रोल अगर आपको याद हो कुछ सीन ऐसे थे, वो एक फर्मा बरदार बीवी नहीं थी। तो ये उनका एक स्टाइल है जो बिक भी रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है कि वो आर्ग्यू करती हैं, अपने जो उनका एग्जिस्टेंस है उसका एहसास भी देती है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। उसी चीज को कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी कंटिन्यू किया गया। लेकिन जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस बात पे तनकीद जरूर किया कि उन्होंने एक्टिंग अच्छी की अक्षय कुमार के सामने, लेकिन एज का बहुत फर्क था, तो ये फर्क अब कहीं ना दिख रहा होता है। तो कोई अक्षय कुमार की एज वाली या होती तो वो और ज्यादा बेहतर होता, या हीरो बहुत ज्यादा यंग होता। तो इनके आपस में एक्टिंग दोनों की अच्छी थी, लेकिन एज वाइज ना वो फर्क अब अक्षय कुमार के चेहरे पे दिखाई देता है। 56 साल का बंदा 26 साल के साथ अगर हो तो आप समझ सकते। हाँ, आपने सही बात की। इसमें सैन भाई आपकी बात से ना, ये नहीं, इस बात से नहीं, पहले वाली बात से फिर एक सवाल जनरेट होता है, जो परेश राहुल के बारे में आपने बात की, हमारे व्यूअर साइंस सैने वाइब्स वाले जारी बात है, इस सवाल में मेरा ख्याल है इंटरेस्ट रखेंगे। वो ये कि जितना मर्जी बड़ा एक्टर हो, हमने देखा है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए जब ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद आता है, तो दोबारा से अपने आप को मनवाना इतना आसान काम नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमिताभ बच्चन जी की है, सबसे बड़ी मिसाल मैं दे रहा हूं, और भी कई मिसालें हैं कि एक दफा आप आउट हो जाओ कुछ अरसे के लिए, फिर वापस आना इतना आसान काम नहीं होता। हम जानते हैं कि मोदी के पहले पहले दौर में परेश राहुल किसी हद तक पॉलिटिक्स में एक्टिव एक्टिव से मुराद के एटलीस्ट वो लोकसभा के मेंबर बन गए, उस तरीके से चले एक्टिव नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हुए। और उस दौरान मुझे इनका कोई बड़ा काम नजर भी नहीं आता फिल्मों का, अगर आपके जेहन में हो आप बता दें, मेरा नहीं ख्याल इन्होंने उस जो पीरियड था पॉलिटिक्स का उसमें काम किया। तो अब काफी अरसे बाद इनकी एंट्री हुई है, उसके बावजूद इनकी एक्टिंग में मुझे नजर आया जैसे ये वही परेश राहुल है जिस पर ब्रेक का कोई असर नहीं है। तो परेश राहुल के लिए मजीद आप देख रहे हैं एवेन्यूज, यानी परेश राहुल अब मजीद जो है वो बॉलीवुड में हमें इस तरह की अदाकारी करते नजर आएंगे उसी बिल्कुल आएंगे उमर लाइमलाइट। भाई। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि एक तो वो हीरो मटेरियल नहीं है, हमने पहले बात की, वो करेक्टर एक्टर रहे हैं, आप उनसे ओल्ड रोल करवा लें, उनसे विलन का करवा लें, उनसे कॉमेडी करवा लें, वो ये सब रोलों में अंगूठी के नगीने की तरह फिट होते हैं, वो हमेशा से जादीदा एक्टर रहे हैं। तो एक तो वजह ये, दूसरा ये कि सर वो अपना बेहतरीन काम कर चुके हैं। वही बात है, अब उनको कुछ अपने आप को मनवाना नहीं है।
अब वो जो फिल्में सेलेक्ट करते हैं ना, वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, सिलेक्टिव हो चुके हैं, अपने 60s में हैं वो इस वक़्त। तो मैं समझता हूँ कि अब वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, आप उनको एक तरह का सेमी रिटायर एक्टर कह सकते हैं, और पिछले आप खुद जानते हैं पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। तो ये अब वही है कि अपनी हेल्थ के हिसाब से वो चल रहे हैं, व्हिच इज़ फाइन, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फाइन। तो ये हुसैन भाई सरफरे फिल्म, अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ, उस हवाले से था। तो ज़ाती तौर पर चूंकि हम जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हुसैन भाई भी कह रहे थे कि उमर भाई ये पिटी हुई फिल्म है, मैं भी ये कह रहा था पिटी हुई से मुराद के नाकाम फिल्म है। लेकिन फिर भी हमने ये समझा कि यार ये फिल्म की बात रखना सामने ज़रूरी है। ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो नई नस्ल है, जो ऐसा एडवेंचर करना चाहती है कि जो फिल्म में अगर किसी को पता ना हो कि सच्चा वाकया है तो वो इसको मजाक ही समझेगा, यार ये कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र का एक आम सा आदमी एयरफोर्स में गया और वो पूरा अपना जनाब एयर कंपनी खड़ी करना चाह रहा है, मोनोपोली को खत्म करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी थी। आखिरी सवाल हुसैन भाई, इस तरह की जो इंस्पायरिंग मूवीज होंगी, क्या वो बॉक्स ऑफिस बम ही साबित होंगी आज के दौर की ऑडियंस के सामने? पर भाई मेरा इसमें वही टेक है, अगर हीरो अक्षय कुमार के अलावा कोई और होगा और वो एक सीरियस एक्टर होगा तो फिल्म पसंद भी की जाएगी, लेकिन असल सच्ची कहानियों पे आप हर रोज काम नहीं कर सकते। ये कभी कभार का तड़का होता है जो अच्छा लगता है। इसको रूटीन ना बनाए तो हमेशा अपील करेगा। अगर अक्षय कुमार की तरह रूटीन बना लिया तो वही हमारे सामने सरफरा की मिसाल है। इससे पहले जो आपने कहा, वो जो वो माइंड के अंदर लोगों को इस हाँ तरह जी। सेव कर, मिशन रानीगंज, ये मिशन बहुत रानी। अच्छी, लेकिन इनमें बहुत गैप होना चाहिए। वो गैप अगर होना तो अच्छा लगता है। यही वजह कि अक्षय कुमार मुतवातिर 10 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। बहरहाल वो अपने काम कर रहे हैं, खिलाड़ी बॉय हैं, हमेशा वो ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं और उमर भाई, हमारा काम है आपके सामने अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आना, आपको बताना कि अगर कोई फ़िल्म अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है, और अगर कोई फ़िल्म अच्छी होने के बावजूद चलती नहीं है तो उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। आपके साथ हम बने रहेंगे। मुझे और उमर भाई को इजाज़त दें। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।